नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएस टारगेट कोचिंग क्लास पर। आज आपको हम भारतीय संविधान में प्रस्तावना के बारे में बताएंगे और हम लोग भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ने का हम प्रयास करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना सिर्फ हमारे भारत के संविधान की नहीं, किसी भी देश के संविधान का एक दर्पण होता है। और हमारे देश में प्रस्तावना को बनाने में हमारे पहले प्रधानमंत्री जो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी का काफ़ी योगदान है। प्रस्तावना को उन्होंने सपोज 13 दिसंबर 1946 प्रस्तावना को हमारे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, वो पेश हुआ है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। उसी के बाद में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यही रीजन होता है कि संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी कहा गया है। देखिए भाई, स्वाभाविक है कि किसी संविधान को अगर हमको पढ़ना है तो संविधान को पढ़ना है तो सबसे पहले हमको किसी भी देश के संविधान की जो प्रस्तावना उसको पढ़ने के बाद हमको एक अंदाज लगा लेते हैं कि किसी भी देश के संविधान का उद्देश्य क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि ये प्रस्तावना जो भी किसी भी देश के संविधान में उसकी आत्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें वो पहला शब्द जो लिखा है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का तात्पर्य यहाँ पर है क्या? हम भारत के लोग का तात्पर्य भारत की जो जनता है उस जनता से मतलब है। यहाँ इसका मतलब होगा कि भारत के सभी नागरिकों से संबंधित है, नागरिकों से संबंधित है। कहने का मतलब यहाँ पर भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको इसके माध्यम से संबोधित किया गया कि हम भारत के लोग, भारत में जो नागरिक भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाग लेते हैं, उन्हें को इस शब्द का तात्पर्य समझाया जाए कि हम भारत के लोग का मतलब होगा भारत के सभी नागरिकों से संबंधित। भारत के सभी नागरिक भारतीय चुनावी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इसलिए इस शब्द का तात्पर्य यहाँ पर इनको बताया गया है। अगला यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत को संप्रभुता पूर्ण संपन्न शब्द बोला गया है। अगला इसका क्या अर्थ लिया जाए? संप्रभुता पूर्ण संपन्न का मतलब हो रहा है कि भारत जो है वो किसी भी बाहरी संस्था या किसी बाहरी देश के दबाव में आकर अपना निर्णय नहीं लेगा। कहने का तात्पर्य होगा कि भारत की जो विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति अथवा घरेलू नीति किसी देश से प्रभावित होकर नहीं चला जाएगा। किसी देश या संस्था या संगठन से प्रभावित नहीं होगी, निश्चित तौर पर कि हम जब भी संसद के माध्यम से कानून बनाते हैं तो कानून बनाते समय हम किसी भी देश के संगठन की जो या संस्था या किसी देश की स्थिति से हम जो वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम अपने संविधान में या कानून का निर्माण करते समय उसको शामिल करते हैं, लेकिन किसी के दबाव में आकर हम अपना निर्णय नहीं ले सकते।
चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हुई हो क्यों ना हो या सुरक्षा परिषद हो। आप देख लीजिए कि जब भी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का मामला पड़ा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद ने कभी भी भारत सरकार ने, भारत ने जम्मू कश्मीर का मामला हो या कोई भी मामला हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ना तो किसी विदेशी शक्ति चाहे वो अमेरिका, रूस या आदि के दबाव में अपना निर्णय नहीं लेती है। भारत सरकार का जो हमारे देश की एक मूल्य है, वैल्यू है, जिसको कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कहने का तात्पर्य हो रहा है कि भारत पूरे विश्व को अपना एक परिवार मान के चलता है। जैसे परिवार में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, भारत भी अपनी कोई भी नीति अपनाता है, विदेश के प्रति कोई भी नीति अपनाता है, ना तो वो अपने मामले में इंटरफेयर करने देता, ना तो किसी के मामले में हस्तक्षेप की नीति का ही अनुसरण करता, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता नहीं। यहाँ पर अगला शब्द आ रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब हम पूरी रूप से किसी भी प्रकार से इंटरफेयर आदि को स्वीकार नहीं करते। अगला समाजवादी शब्द जुड़ा गया है। समाजवादी शब्द अगर देखा जाएगा तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल। इसका मतलब हो रहा है कि हमारे मूल संविधान में समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया था। भाई समाजवादी का क्या मतलब हो रहा है कि समाजवादी का मतलब हो रहा है कि देश के जो आर्थिक संसाधन है, इसका मतलब हो रहा है कि देश के आर्थिक संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार है। आप देखेंगे कि इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की आज़ादी के बाद में भूमि सुधार प्रक्रिया लागू की गई। वहाँ पर आप देखेंगे कि चकबंदी, हदबंदी एवं काश्तकारी जैसे कानूनों को लाकर के देश में भूमि का समान रूप से वितरण करने का प्रयास किया गया। ये भी सत्य है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में भी चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबको भारत सरकार योजनाओं के माध्यम से या अन्य प्रकार की सहायता आदि के माध्यम से उनको समान दृष्टि से पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी आर्थिक संकेंद्रण न होने की बात कही है। कहने का मतलब हो रहा है कि हमारे देश में जो संसाधन होंगे उस पर सभी वर्गों का समान अधिकार हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो। सरकार करती क्या है कि जो अमीर व्यक्ति हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स या आयकर लगाकर उससे प्राप्त जो संसाधन होता है उस संसाधन को ले जाकर योजना या अन्य प्रकार की स्कीमों के माध्यम से गरीबों के बीच में सरकार बांटती है ताकि उनकी भी प्रतिबद्धताएं बढ़ जाती है। तो समाजवादी का मतलब हो रहा है कि जो देश में चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है या अन्य प्रकार के संसाधन है, उन सब के ऊपर समाज के जो नागरिक हैं उनका समान अधिकार होना कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं समाजवादी। समाजवादी के बाद में अगला आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसी को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भारत के संविधान में भी 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। इसका मतलब हो रहा है कि जो मूल संविधान था उसमें पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया गया। देखिए इसका मतलब हो रहा है कि भारत या भारत सरकार का या हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत का
कोई भी धर्म नहीं है, अर्थात धर्म के मामले में, अर्थात धर्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। कहने का मतलब हो रहा है कि हमारा देश जो है वो, संविधान जो है हमारा, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों का समान दृष्टि से सम्मान करता है। अगर हम पंथ निरपेक्षता को विदेशी और हम अपने देश की दृष्टि से देखते हैं तो इसका दो निहितार्थ लगाए जाते हैं। इसका एक तो है, हम कह सकते हैं कि भारत की दृष्टि से, और दूसरा हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों की दृष्टि से, पश्चिमी देशों की दृष्टि से। देखिए, भारत की दृष्टि से तो स्वाभाविक है कि भारत धर्म का सहयोगी है। सहयोगी का मतलब हो रहा है कि धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं, या धर्म के माध्यम से जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, उन चीजों को दूर करने के लिए या उन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। हमारे देश में कई प्रकार की, जैसे आप देख लीजिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भी सती प्रथा, बाल विवाह, इसके अलावा आप देखें नरबलि प्रथा होती थी। तो भारत धर्म का सहयोगी इसलिए क्योंकि धर्म या उसके कारण से समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको क्या करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए धर्म से संबंधित कोई न कोई कानून भारत ने इसीलिए बनाया। बट पश्चिमी देश जैसे अमेरिका की बात कर लेते हैं, यूएसए या ब्रिटेन, इन सभी देशों में ये धर्म के मामले में पूरी तरह से तटस्थ है। तटस्थ इसलिए क्योंकि धर्म की दृष्टि से वहाँ पर किसी भी प्रकार का विरोध जैसी स्थिति नहीं बनती। स्वाभाविक भी है कि पश्चिमी देशों में, विशेषतः अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप के जो भी कंट्री हैं, उनका धर्म की दृष्टि से, या जैसे वहाँ पर ईसाई धर्म पाया जाता है, तो धार्मिक दृष्टि से उनके यहाँ बहुत ज़्यादा विरोध नहीं होता है। इस कारण से वो धर्म के मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल है। बट हमारे देश में क्या है, धर्म का सहयोगी इसलिए किया गया ताकि धर्म में व्याप्त जो कई प्रकार की कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, चाहे वो महिला या बच्चे के प्रति में आ जाती है, इस कारण से हम धर्म के मामले में कानून बनाकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा देश पूरी तरह से धर्म के मामले में विरोध नहीं कर सकता, ना तो उसको न्यूट्रल रह सकता, बल्कि सहयोगी दृष्टि से अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता के बाद में हम देखेंगे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब हो रहा है यहाँ पर जनता का शासन। लोकतांत्रिक मतलब हो रहा है जनता का शासन। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। लोकतंत्र का मतलब ये है जो अब्राहम लिंकन ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया था। अब्राहम लिंकन ने यही कहा था कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र का हम शाब्दिक दृष्टि से अगर अर्थ लेते हैं, इसका अर्थ और भी निकलता है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि किसी भी दर्शन अथवा निर्णय करते समय सभी पहलुओं का सभ्यतापूर्वक बहस करना। कहने का मतलब हो रहा है कि चाहे वो
अमीर हो या गरीब हो, उस सभी की बात को माना जाए। लोकतंत्र का मतलब हो रहा है कि लोकतंत्र में दोनों पक्षों की सुना जाए। अगर वो अमीर व्यक्ति है उसकी भी बात सुना जाए, गरीब व्यक्ति है उसकी भी बात सुना जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो गरीब व्यक्ति होगा अपने आप को असहाय महसूस करेगा और गरीब व्यक्ति अपने आप को सबल समय महसूस करेगा। लोकतंत्र का मतलब हो रहा है कि समाज में किसी भी देश के जो नागरिक हैं उन सभी नागरिकों का जो मत मूल्य है वो समान है। उनके वोट का या उनके द्वारा दिया जाने वाला मतदान का वैल्यू काफ़ी समान दृष्टि से मापा गया है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है किसी भी बात को या किसी भी डिस्कशन को सभ्य तरीके से रखना, तो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र आप देखेंगे कि जैसे भारत देश है, अमेरिका की बात कर लेते हैं तो अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और आप देखेंगे अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी। हमारे देश में लोकतंत्र चुनाव की दृष्टि से देखा जाए, मतदान की प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन जाता है। हमारा देश काफ़ी हद तक, हमारे देश के आप पड़ोसियों में पड़ोसी देशों को देख लीजिए, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इन सभी देशों में लोकतंत्र सिर्फ कहने को है, सिर्फ इलेक्शन हो जाना ही लोकतंत्र नहीं कहलाता, बल्कि उस प्रशासन को लोकतांत्रिक ढंग से संचालित करना भी लोकतंत्र कहलाता है। और आप देखेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र इलेक्शन तो होता है, चुनाव तो हो जाता है, बट वहाँ पर देखेंगे कभी कभी सरकारों का पतन भी हो गया। बट हमारे देश में लोकतांत्रिक जड़ें ये भी सत्य है कि हमारे देश में प्राचीन काल से भी आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के शासनकाल में भी गणराज्य हुआ करते थे। आप देखेंगे खुद महात्मा बुद्ध की जो माँ है रामग्राम की कोलीय राजकुमारी है, उनके पिता शाक्य गणराज्य के शासक हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अंग्रेजों के ही काल से लोकतंत्र आया। भारत में आप देखेंगे कि चोल शासनकाल में भी जो ग्राम स्वशासन हुआ करता था, तो वहाँ पर भी गांव के प्रशासन को चलाने के लिए एक चुनी गई समिति के द्वारा पूरे गांव का निर्णय किया जाता था। इसका मतलब हो रहा है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है और आधुनिक जो लोकतंत्र की जिसको हम कह सकते हैं, या हमारे देश में जो लोकतंत्र वर्तमान लोकतंत्र चला वो अंग्रेजों के माध्यम से विकसित किया गया है, या उनकी प्रक्रिया को आप ये भी कह सकते हैं कि पश्चिमी लोकतंत्र को इस समय हमारे देश में चल रहा है। गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य का मतलब है, गण का मतलब होता है प्रमुख और राज्य का मतलब राज्य। कहने का मतलब हो रहा है कि हमारे देश में जो गण प्रमुख है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति, गण प्रमुख का मतलब यहाँ पे है, या गणराज्य का मतलब हो रहा है कि राष्ट्रपति जो है आनुवंशिक नहीं होगा। गणराज्य का तात्पर्य यहाँ पर ले गया, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी प्रक्रिया से आनुवंशिक नहीं हो सकता, बल्कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वो बात अलग है कि हम लोग राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति को हम लोग जो विधायक या सांसदों का चुनाव करते हैं, वो लोग राष्ट्रपति को चुनने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, शासन प्रमुख है, वो किसी भी प्रकार से चुनी हुई एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मतलब हो रहा है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का राजा या राष्ट्रीय शासन जैसी स्थिति हमारे देश में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा हमारे देखेंगे नागरिकों को तीन न्याय की बात करेंगे। तीन न्याय, भाई तीन न्याय कौन कौन से हैं? वो राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय।
आर्थिक न्याय। हमारे देश में संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 न्याय की बात की है। देखिए हमारे देश में प्राचीन काल से देखेंगे कि हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे देश का कुछ वर्ग ऐसा है कि जो काफ़ी, जिसको कह सकते हैं कि हर दृष्टि से कमजोर स्थिति में पाया गया, चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो अब सबसे पहला इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने किया कि हमारे देश में जो नागरिकों का जो 3 टारगेट बना दिया है कि राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया में सभी नागरिकों को भाग लेने का अधिकार, सभी नागरिकों को भाग लेने का अधिकार। आप देखें कि हमारे देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की दृष्टि से भारत का एक ही चुनावी प्रक्रिया होती है जो हमारे देश में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान की क्रिया संपन्न कराई जाती है। उसके माध्यम से लोग चुनते हैं। आप इस देश के नागरिक हैं, यहाँ पे लिखा है सभी नागरिकों को भाग लेने का समान अधिकार। तो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का इलेक्शन या मतदान की कार्रवाई में भाग ले सकता हो, उम्मीदवार के रूप में या नेता के रूप में चुना जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया गया है। आप जाएंगे आर्टिकल नंबर 15 और 16 की बात करते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। कहने का हमारा तात्पर्य है कि हमारे देश में किसी भी राज्य का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, वो लोकसभा में कब वो चुना गया, उसका द्वारा बनाई गई पार्टी ने लोकसभा में बहुमत हासिल कर लिया। भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधान जो प्रधान का गांव का प्रधान बन सकता है, विधायक बन सकता है, कोई महिला भाग ले सकती है। यहाँ तक कि हमारे देश में किन्नरों को या थर्ड जेंडर को भी कुछ हद तक छूट के साथ उनको मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार दे दिया गया। आप देखेंगे हमारे देश में राजनीतिक न्याय की दृष्टि से आप देखेंगे कि एससी और एसटी वर्ग को मतदान की कार्रवाई में भाग लेने के लिए रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कई ऐसे राज्य जैसे हम छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं, उड़ीसा को दे सकते हैं, झारखंड को दे सकते हैं। यहाँ पर जो आदिवासी जनजातियाँ हैं उनको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए या खुद उम्मीदवारी के रूप में शामिल होने के लिए उनको काफ़ी हद तक छूट दी गई है। आप देखेंगे 2014 के इलेक्शन, 2014 के चुनाव में, आम चुनाव में अंडमान निकोबार द्वीप की जो जनजाति है जिसको बोलते हैं कि जारवा जनजाति को मतदान में भाग लेने का अवसर मिला। मतदान में भाग लेने का अवसर मिला। कहने का मतलब हो रहा है कि इसके पहले वो मतदान की क्रिया में भाग नहीं लिए। निश्चित तौर पर हमारे देश का जो संविधान है एक समावेशी संविधान कह सकते हैं। समाज के उच्च वर्ग, मिडिल वर्ग, किसान, मजदूर, आदिवासी सभी वर्गों के राजनीतिक कल्याण की बात कहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का उनके साथ में भेदभाव जैसी स्थिति नहीं है। आगे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में सामाजिक न्याय की ही है। आप देखेंगे समाज का एक वर्ग है जिसको हम ओबीसी, एससी और एसटी कहते हैं। साथ साथ हमारे देश में महिलाओं को भी काफ़ी हद तक कई वर्षों से कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से इनको काफ़ी हद तक सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ी है। इनके पास में सामाजिक सशक्तिकरण जैसी स्थिति इनके पास में नहीं होने का से संविधान निर्माताओं ने इनके विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। सामाजिक न्याय में आप देखेंगे कि ओबीसी को शैक्षणिक दृष्टि से विशेष रूप से आप देखेंगे शिक्षण संस्थाओं में भाग लेने के लिए इनको या नौकरियों में भाग लेने के लिए इनको रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है।
यद्यपि इनको राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर ओबीसी को शैक्षणिक दृष्टि से उनको रिजर्वेशन के माध्यम से उनको सशक्तिकरण करने का प्रयास किया गया। आप देखेंगे एससी वर्ग को लोकसभा में, सभी राज्यों की विधानसभाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, ताकि ये भविष्य में या वर्तमान में आप देखेंगे कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, कई दलित नेता जिसको हम कह सकते हैं वो इसी में आ रहे हैं, और उन्होंने आप देखेंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री में बन गए हैं। आप ये भी देखेंगे कि लोकसभा, राज्य की विधानसभा या अन्य स्थानीय चुनाव में भाग लेने में भी इनको कई प्रकार के रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। सामाजिक दृष्टि से आप देखेंगे कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कई योजनाएं लॉन्च की गई ताकि उनका सामाजिक सशक्तिकरण हो सके, ताकि समाज में उनका एक वैल्यू बढ़ सके। आप देखेंगे इनको शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रकार की छूटें दी गई हैं, कई प्रकार के ऐसे अवसर भी उपलब्ध कराए गए। आप देखेंगे विशेष रूप से एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में जिसको कह सकते हैं कि प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। हमारे देश में आप देखेंगे चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं थी। जैसे आप देखेंगे हमारे देश में विशेष रूप से इनकी शैक्षणिक स्थिति भी खराब है, पारिवारिक दृष्टि से इनके ऊपर कई प्रकार के निर्बंधन होने के कारण से ये शिक्षा के मामले आगे नहीं बढ़ पाती थी। चुनाव की प्रक्रिया में आज भी आप देख सकते हैं जो पिछड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड जैसे राज्यों में अभी भी महिला तो चुनाव में भाग ले। यदि आप देखेंगे बिहार जैसे राज्य हो गए, बिहार में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया, या हरियाणा में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया ग्राम प्रधान या स्थानीय निकाय में। लेकिन अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर महिलाएं जब भी पूरी तरह से हम व्यवहारिक दृष्टि से पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई हैं, फिर भी अभी भी अगर 1950 की स्थिति में आज की स्थिति में देखा जाएगा तो हमारे देश में ये ओबीसी, एससी, एसटी या महिला हो, इनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधार रही है। अभी भी हमारे देश में सामाजिक समस्याएं क्या है? सामाजिक समस्याओं में आप देखेंगे महिलाओं के विवाह के मामले में आप देखेंगे दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है। न केवल आप हिंदू धर्म की बात कर सकते हैं बल्कि मुस्लिम धर्म में भी विशेष रूप से इन दोनों धर्मों में महिलाओं के लिए सामाजिक दृष्टि से दहेज एक ऐसी स्थिति है जिससे निपटने के लिए भारत सरकार को भी कई कानून ऐसे बनाए तो हैं, बट या तो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता या लागू नहीं हो पाने के कारण से अभी भी उनकी वैवाहिक स्थिति में तलाक जैसी स्थिति में विशेष रूप से आप देखेंगे मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में अभी भी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं हुई है। तो सामाजिक न्याय का मामला हुआ। आर्थिक दृष्टि से या आर्थिक न्याय की बात अगर करते हैं तो भारत में आप हम कह सकते हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी हो गया ओबीसी और एससी और एसटी, आर्थिक दृष्टि से देखा जाएगा अगर तो इनकी आर्थिक हैसियत में काफी डिफरेंस आता है। क्यों भाई? क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ लोगों के लिए या कुछ वर्गों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न पाए जाते हैं। ओबीसी की तुलना में इनकी तुलना में स्थिति अच्छी कम है, इनकी तुलना में एससी की स्थिति कम अच्छी है, इनकी तुलना में एसटी की स्थिति कम अच्छी है। तो भारत सरकार कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। आप देखेंगे भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लागू करके ओबीसी, एससी और एसटी की जो जातियां हैं या जो भी इसमें लोग शामिल हैं, विशेष रूप से आप देखेंगे एससी और एसटी के लिए स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से साथ साथ महिलाओं को भी उनके आर्थिक न्याय की बात की जा रही है। आप देखेंगे कई प्रकार से उनको छूट भी प्रदान की है। आप कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, कई योजनाएं चल रही हैं, उसमें सरकार अनुदान भी दे रही है, इनको सब्सिडी भी प्रदान कर रही है ताकि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में इनको मदद मिले। विचार अभिव्यक्ति हमारे संविधान में आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 19(1) में हमको बोलने की आजादी दी गई, जिसको कह सकते हैं कि वाक की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता
वाक की स्वतंत्रता मतलब हो रहा है कि हमको अपना विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। विचार व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार से संविधान या सरकार रोक नहीं सकती। आप देखेंगे कि विचार एवं व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हमको इसी में प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है। इसी में आप देखेंगे कि सूचना का अधिकार 2005 भी शामिल है। मतलब हमको विचार अभिव्यक्ति के लिए जो आर्टिकल नंबर 1A में इस अधिकार को प्रदान किया गया है। हम होता क्या था कि प्राचीन काल में हम राजा या और लोगों के पास में अगर जाते थे तो एक तरह से हम राजा के सामने अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कह सकते थे। तो हमारे देश में इस स्वतंत्रता को शामिल करने का अधिकार है कि हम ताकि अपनी बातों को प्रशासनिक अधिकारों के पास या किसी के मीडिया या प्रेस आदि के सामने अपने विचार आइडिया को रख सकते हैं। हम अपने आइडिया के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विचार अभिव्यक्ति का अधिकार हमको मिला हुआ है। विश्वास और धर्म की बात करते हैं। हमें किसी भी धर्म में विश्वास करने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, या आपको जो भी धर्म अच्छा लगे आप उस धर्म को ग्रहण भी कर सकते हैं। वह शर्त यह है कि धर्म का अनुसरण करते समय में किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं है। अगर कोई भी धर्म वाला किसी भी प्रकार का अगर हम लोभ लालच में आकर धर्म को ग्रहण कर रहे हैं तो ये हमारे देश में एक तरह से दंडनीय अपराध होगा। तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता या भी किसी भी भगवान में हम विश्वास कर सकते हैं। और उपासना की स्वतंत्रता भी है। हम किसी भी प्रकार की उपासना, जिसको हम आस्थावश, आप किसी भी प्रकार की पूजा पद्धतियों का अनुसरण कर सकते हैं। आप कोई भी आप मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं, नमाज में अपने मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, गुरुद्वारे में जाकर अपना जो भी है, हर धर्मों का एक अलग अलग सिस्टम है। तो आपको किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा रोका आदि नहीं जा सकता है। प्रतिष्ठा की बात करते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार, विशेष रूप से सम्मान की दृष्टि से अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम अमीर हो इसलिए आपका ज़्यादा सम्मान होगा, आप गरीब हैं इसलिए आपका सम्मान कम होगा, ऐसा नहीं। या आप उच्च वर्ग से आते हैं, ये मिडिल वर्ग से आते हैं, या निम्न वर्ग से आते हैं, क्या मतलब सभी लोगों का भारत के संविधान, कानून या संसद के द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून की दृष्टि से सभी की प्रतिष्ठा समान है। अवसर की क्षमता, अगला जो शब्द आ रहा है अवसर की क्षमता हो। अवसर का मतलब हो रहा है कि आप देखिए जाएंगे आर्टिकल नंबर 16 में लिखा गया है कि नियोजन में समान अधिकार। भारत सरकार के द्वारा जितनी भी नौकरियां सृजित की जाएगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। इसी कारण से आर्टिकल नंबर 16 में और 15 इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण की व्यवस्था है। कहने का अवसर की क्षमता को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 16 और 15 को मिलाने के बाद ओबीसी, एससी और एसटी और साथ साथ ईडब्ल्यूएस
इन चारों वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था दीजिए ताकि सरकारी नौकरियों में सभी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। अगला हम देखते हैं इसमें व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का मतलब हो रहा है कि किसी के साथ में किसी भी अपमानजनक जैसी स्थिति नहीं आएगा या अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकते हैं या जातीय दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हिंदू मुस्लिम या ऊंची जातियां छोटी जातियां उनके सम्मान में एक किसी प्रकार का भेदभाव जैसी स्थिति बरती या प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर ऐसा स्थिति पाया जाता तो उनको दंडनीय अपराध बनाया गया है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, देश में किसी भी विभाजनकारी शक्ति को हम सपोर्ट नहीं कर सकते या उनका समर्थन नहीं कर सकते। आप देखेंगे हमारे देश में नक्सली आंदोलन चल रहा है, नक्सली या पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं। इन सब का उद्देश्य है कि भारत में एक भारत अथवा भारत से अलग एक अलग संप्रभुता राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इस कारण से हम नक्सलियों का मंशा या पूर्वोत्तर भारत में जो उग्रवादी हैं उनको उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते। हाँ, उनको बातचीत करना है तो संविधान के दायरे में रहकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रख करके ही उनकी बात को मानी जा सकती है। या बाई चांस किसी भी सामाजिक या धर्म के समूह के लोग बोले कि नहीं हमको एक अलग देश चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमारा संविधान इसका समर्थन नहीं करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारे संविधान के उद्देश्य है। बंधुता को बढ़ाना, बंधुता बढ़ाना। देखिए हमारे देश की कल्चर का उद्देश्य ही है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश में भाईचारा को बढ़ावा देना, एक नारा दिया गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। देखिए हमारे देश की जो कल्चर है किसी एक धर्म या किसी एक जाति के द्वारा नहीं देख सकते। हमारे देश का जो धर्म है या हमारे देश में जो पाई जाने वाली संस्कृतियां हैं या संस्कृति जो है वो सभी धर्मों की एक स्थान पे मिलन होने का परिणाम है। आप खान पान की दृष्टि से देख सकते हैं या पहनावे की दृष्टि से देख सकते हैं, तो किसी एक धर्म का उस पर प्रभाव नहीं हुआ। आप देखेंगे हमारे देश में इस्लाम धर्म का भी हमारे खान पान पे असर है। हमारे देश में आप देखेंगे ईसाई धर्म के कपड़ों पर जो हम लोग पहनते हैं आग पर उसका भी असर है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इस कारण से हमको एक जो कहा गया ना वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार ही हमारा परिवार है और इसी के अनुसार हमारा संविधान इसी को सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे देश के संविधान का उद्देश्य है न केवल देश के अंदर में बल्कि पूरे विश्व में भी बंधुता को बढ़ावा देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना में इतने शब्द हैं और हमारे प्रस्तावना को जो संविधान का मूल अंग है या मूल आत्मा है। और हमारी प्रस्तावना में आप देखेंगे कि अब तक एक बार संशोधन किया गया जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मूल ढांचे में शामिल किया है, मूल ढांचा माना है। अब बात होती है कि क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, बट संविधान का जो मूल ढांचा है सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा माना है। संसद किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है, बट संशोधन करते समय
मूल ढांचा बना रहना चाहिए। तो हमारा जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को भारत के लोग स्वीकार किया और स्वीकार करके इसको हमारे देश में संविधान के एक अंग के रूप में शामिल किया गया। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो लाइक हुआ है, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।